गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटलेट्स, जिसका एक दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। जैसे कि हम ब्लड सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने दो ब्लड सेल्स पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट पढ़ा था हमने रेड ब्लड सेल, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था वाइट ब्लड सेल, और आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्लेटलेट्स है, जिसका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो आज हम प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स एक बहुत स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। अपन ऐसा बोल सकते हैं जितने भी ब्लड सेल्स हैं उसमें से जितने भी ब्लड सेल्स उनके जितने भी टाइप है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल्स है वो कौन से अपने प्लेटलेट्स, ठीक है। इनका अपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, जैसे कि अपन ने बात करी थी रेड ब्लड सेल के हैव नो न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं इसके अंदर भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। इनका जो डायमीटर है वो होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। कितना हो गया इसका डायमीटर? 2 to 4 माइक्रोमीटर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके अंदर? दे हैव नो न्यूक्लियस। थर्ड एक कैरेक्टरिस्टिक और है इसका, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है, जो कि ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं जब भी हमारी बॉडी में कोई, हमारे टिश्यू में कोई इंजरी होती है, हमारी कोई ब्लड वेसल में कोई भी इंजरी होती है, तो जो ये अपने प्लेटलेट्स है इसके अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर है, इसकी हेल्प से क्या होता है, ये जो अपना ब्लड है वो रुकता है। ब्लड जब हमारे कोई भी इंजरी के दौरान जब ब्लड फ्लो करना है उसके कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंड्स में क्या होता है, ये जो ब्लड अपना है प्रोसेस है पूरी क्लोटिंग की, ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्लेटलेट्स, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये स्मॉलेस्ट है ही, बट इसका फंक्शन जो है वो बहुत मेन है, क्योंकि अगर कभी भी हमारी ब्लड वेसल में कोई इंजरी हुई, अगर वो ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, अगर वो ब्लड नहीं रुका, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे जो मेन ऑर्गन्स है, हमारे जो लीवर है, हमारे ब्रेन है, हमारा जो हार्ट है, अगर उनको ब्लड सप्लाई रुकी, उनकी ब्लड सप्लाई में कमी आई, तो वो ऑर्गन्स क्या होंगे, लास्ट में फेल हो जाएंगे और हमारी डेथ भी इससे हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया कि इसके जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बट इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे कि अपन ने बात करी थी। ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक नाम लगाऊंगा मैं यहाँ पे, हीमोस्टेसिस। हीमो मतलब होता है ब्लड, रिलेटेड टू ब्लड, और स्टेसिस मतलब रुकना, ठीक है। तो ब्लड का रुकना या ब्लड फ्लो का या ब्लड का बाहर आने से रुकना, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, हीमोस्टेसिस, ठीक है। तो हीमोस्टेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया? अपने प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल हो गए। अब अगर हम प्लेटलेट्स के नॉर्मल लेवल की बात करें, ठीक है, तो ये होता है 2 लाख to 3,50,000, सॉरी, ठीक है। कितना हो गया ये? 2 लाख से लगा के 3.5 लाख तक इसका हमारे बॉडी में लेवल होता है, इसका प्लेटलेट्स का, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम कि इन प्लेटलेट्स को कौन कंट्रोल करता है, तो ये अभी एक रिसर्च का प्रोसेस है, रिसर्च का टॉपिक है, ठीक है। बट अभी तक जितना जाना गया है, तो हमारा लिवर एक एंजाइम निकालता है, एक सब्सटेंस निकालता है, हार्मोन बोल सकते हैं उसको, जिसका नाम है थ्रोम्बोपोएटिन। जैसे रेड ब्लड सेल को कौन कंट्रोल कर रहा था, एरिथ्रोपोएटिन, वैसे ही प्लेटलेट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, थ्रोम्बोपोएटिन, और जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, हमारे लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम इसकी बात कर ले कि प्लेटलेट की लाइफ स्पान कितनी होती है, इसके कितना टाइम तक ही जीता है। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी थी? 120 डेज। वैसे प्लेटलेट्स जो होता है इसकी लाइफ स्पैन कम होती है, और ये होती है ओनली 8 to 11 डेज, ठीक है। अगर इस प्लेटलेट का मेन फंक्शन अपन को समझ में आ गया कि प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या है, हीमोस्टेसिस का, ठीक है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग को रोकना। अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी नहीं हुई, ठीक है, तो 8 से 11 दिन के बाद ये अपने आप इनकी डेथ हो जाती है, और इनको मैक्रोफेजेस के द्वारा एनगल्फ कर लिया जाता है।
सबको पता है मैक्रोफेजेस का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो मैक्रो 8 to 11 डेज के बाद आफ्टर क्या होगा, मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, इनका इनगल्फ कर लेंगे और ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, स्प्लीन में। स्प्लीन में इनकी क्या होती है, डेथ होती है, ठीक है। तो 8 to 11 डेज के अंदर अगर ये काम में नहीं आए, हीमोस्टेसिस की प्रोसेस में अगर ये काम में नहीं आए तो इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कौन करेगा, मैक्रोफेजेस करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल लेवल होता है कितना बताया अभी मैंने, 2 लाख से 3.5 लाख है, 2 लाख to 3.5 लाख, ठीक है। इसका 1/3 जो हिस्सा होता है वो हमारे स्प्लीन में होता है एज ए स्टोर। स्प्लीन में क्या होता है, वो स्टोर होता है। स्प्लीन में स्टोर ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बजाय, ठीक है। या फिर अपन बोलते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपैरिजन में जो 1/3 हिस्सा है किसका, प्लेटलेट्स का, वो कहाँ पे होता है, अपने स्प्लीन में होता है। स्प्लीन में इसलिए रिजर्व होता है, वो इसलिए स्टोर होता है कि कभी भी अगर हैवी इंजरी हो या बहुत ज़्यादा इंजरी हो तो फटाफट से प्लेटलेट्स उस साइड पे जाके इकट्ठे हो सके और ब्लड को क्लॉट कर सके, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हीमोस्टेसिस क्या होता है। Whenever an injury occurs in our blood vessel wall, कभी भी किसी ब्लड वेसल वॉल के ऊपर कोई इंजरी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जो ब्लड होता है वो रुक जाता है, ठीक है। और ब्लीडिंग स्टॉप होके क्या होता है, उसकी हीलिंग होने लग जाती है उस वॉल की, ठीक है। उस हीलिंग में, उस चोट की हीलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका भी है, प्लेटलेट्स का भी है, ठीक है। अब वो फंक्शन कैसा है वो अभी हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। जो प्लेटलेट्स है, ठीक है, वो 4 प्रोसेसेस अकर होती है उसके अंदर प्लेटलेट्स। फर्स्ट है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। सेकेंड है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड क्या है, कोएगुलेशन, या जिसको अपन क्या बोलेंगे, क्लॉटिंग, ठीक है। और लास्ट वन इज फाइब्रिनोलाइसिस, ठीक है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो ब्लड वेसल जहाँ पे इंजरी हुई है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी ताकि ब्लड फ्लो कम हो, ठीक है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, एक तरीके से मास्क बना लेंगे, या अपन ही बोल सकते हैं एक तरीके से शील्ड बना लेंगे, ठीक है। उस दीवार को भर देंगे, ठीक है, ताकि ब्लड वहाँ पे क्या होगा, क्लॉटिंग, उस जगह क्लॉट जम जाएगी ब्लड के, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, वो जो क्लॉट होगा वो क्या करेगा, उसका फाइब्रिनोलाइसिस होगा या उसका ब्रेक डाउन होगा। इस प्रोसेस को अपन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को, ठीक है। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मैंने क्या बताया, जैसे कि मैंने बताया कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, जिस ब्लड वेसल पे इंजरी हुई है तो क्या हो गया, वहां पे उसका क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है ताकि ब्लड फ्लो जो है वो कम से कम हो, बाहर ब्लड कम निकले, ठीक है। अब क्या हुआ कि जितने भी हमारे प्लेटलेट्स सबसे पहले क्या करते हैं, जिस जगह इंजरी हुई है, ठीक है, वहां पे माइग्रेट करते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले जिस जगह भी साइड पे इंजरी हुई थी ब्लड वेसल की वॉल पे, उस जगह उन्होंने माइग्रेट करा, ठीक है, और एक सब्सटेंस निकाला जिसका नाम था सेरोटोनिन, ठीक है। क्या निकाला उन्होंने प्लेटलेट्स में, सेरोटोनिन। और ये सेरोटोनिन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेरोटोनिन, जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, हमारे प्लेटलेट्स के द्वारा। एक दूसरी चीज और है, दूसरा सब्सटेंस और है, थ्रोम्बोक्सिनेस, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिनेस जो होता है वो उस वेसल की वॉल के द्वारा, ठीक है, वेसल की वॉल के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। और इनका भी सेम फंक्शन है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का, ठीक है। इतना समझ में आया। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंजरी की साइड पे किसका कौन जमा हो रहा है, आगे प्लेटलेट जमा हो रहे हैं, ठीक है। अब प्लेटलेट जो होंगे वो जमा होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
कि वो सब मिलके सब्सटेंस निकालेंगे एडिनो डाइफॉस्फेट, ठीक है, और वो क्या करेगा दूसरे प्लेटलेट्स को क्या करेगा अट्रैक्शन करने का काम करेगा और दूसरे प्लेटलेट्स को भी बुलाएगा वहां पे, ठीक है। कौन प्लेटलेट्स ने क्या रिलीज किया एडीपी एडिनो डाइफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये सब प्रोसेस चल रही है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। दो मैकेनिज्म काम करते हैं हमारी बॉडी में, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि कोई सब्सटेंस अगर रिलीज हुआ है तो वो और ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव तरीके से लेता है, प्लेटलेट्स रिलीज हो रहे हैं, अब प्लेटलेट्स क्या होंगे, हमारा जो नर्वस सिस्टम होगा उसको कंट्रोल, हमारे जो दो ग्लैंड्स होती है जैसे कि हमको पता है एंटीरियर और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एक तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म करती है, एक नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब तो क्या हो गया कि और ज्यादा से ज्यादा रिलीज, और नेगेटिव मतलब क्या हुआ अब जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे प्रोसेस कम हो जाती है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या होता है, जो प्लेटलेट होते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होते हैं और एक तरीके से क्लम्पिंग कर देते हैं उस साइड पे। क्लम्पिंग मतलब झुंड बना लेते हैं, झुंड इसलिए बना लेते हैं ताकि जिस जगह होल हुआ था, जहां से ब्लड फ्लो बाहर कर रहा था, ठीक है, वहां पे क्या हो सके, वहां पे क्लम्प झुंड बन सके और ब्लड जो ब्लड है हमारा वो कम से कम और बाहर निकले, ठीक है। ये हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो गया। अगर हम थर्ड बात करें कोएगुलेशन ऑफ ब्लड की, ठीक है, कोएगुलेशन मतलब मैंने क्या बताया, कोएगुलेशन मतलब क्या होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। अब ब्लड की क्लॉटिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उन फैक्टर्स का अपन अभी फैक्टर्स को हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर है फाइब्रिनोजन, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। थर्ड वन इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, ठीक है। फोर्थ फैक्टर क्या हो गया हमारा कैल्शियम, ठीक है। फिफ्थ फैक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लाइबल, प्रो एक्सिलरीन, ठीक है। सिक्स्थ है स्टेबल प्रो कन्वर्टिन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, लायबल और स्टेबल। लायबल मतलब होता है ऐसा फैक्टर जो कि चेंज हो सके या जो जिसके अंदर वेरिएशन आ सकते हैं, जबकि स्टेबल जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो हमारे और अब बात करें हम सेवन, तो हमारी जो क्लोटिंग फैक्टर है उसमें सेवन जैसा कोई क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता। सीधे अपन बात कर लेते हैं एट क्लोटिंग फैक्टर की, ठीक है, जो कि क्या होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, ठीक है। अभी तक हमने 8 फैक्टर की बात करी है। फर्स्ट क्या था फाइब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम, फिफ्थ लायबल प्रो एक्सिलरीन, सिक्स्थ स्टेबल प्रो कन्वर्टिन, ठीक है। सेवन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, एट क्या है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, ठीक है। इसको हम यहां से रफ कर देते हैं। जो हमारा नाइन्थ फैक्टर होगा वो है, इसका नाम क्रिसमस फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, या दूसरा नाम है इसका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, ठीक है। नाइन्थ फैक्टर ये हो गया हमारा। 10th फैक्टर जो है वो हो गया हमारा स्टुअर्ट पावर फैक्टर, ठीक है। 11th फैक्टर क्या हो गया हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, क्या हो गया एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, ठीक है। 12th फैक्टर का नाम है हिगमैन फैक्टर,
और लास्ट फैक्टर का नाम क्या है हमारा, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, ब्लड को क्लॉट करने के लिए। ये जितने भी फैक्टर्स अभी हमने बताए, ठीक है, ये लाइन वाइज है, बिल्कुल ये लाइन वाइज ऐसे हैं कि जो जिसकी पहले डिस्कवरी हुई उसको पहले नंबर पर रखा गया है। ठीक है, सेवंथ फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, और ये जितने भी फैक्टर है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्टिवेट करने का काम करते हैं। जितने फैक्टर का काम क्या है, एक दूसरे को एक्टिवेट करने का काम है। ठीक है, अभी फैक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉटिंग के लिए, ये समझा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज बाय डैमेज सेल, जितने भी डैमेज सेल्स होंगे, ठीक है, जहां पे इंजरी हुई है, वो कौन सा सब्सटेंस रिलीज, वो कौन सा फैक्टर रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्लेटलेट्स एडेयर टू क्लोटिंग साइट। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल जहाँ पे कोई इंजरी नहीं हुई वहाँ पे एडियर नहीं करते, वो ओनली ऐसी मेम्ब्रेन पे, ऐसी लाइनिंग पे जाके चिपकते हैं, स्टिक होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई डैमेज होता है। ठीक है, ऐसे तो क्या होगा, बिना किसी डैमेज के हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं वहीं पे जाके चिपकेंगे, जहाँ पे क्या होगा, वहीं पे जाके स्टिक होंगे, जहाँ पे क्या होगा, कोई भी डैमेज होगा किसी भी ब्लड वेसल वॉल में। ठीक है, तो क्या हुआ, डैमेज ब्लड सेल्स ने, डैमेज सेल्स ने क्या करा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करा, और किसी भी जगह अगर इंजरी हुई तो वहां पे क्या हो गया, प्लेटलेट्स वहां पे जाके चिपक गए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। क्या बोला इसको हमने, एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, और इसको हमने बोला इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करा सेल्स ने, एक्सटेंसिव पाथवे हो गया, और प्लेटलेट जो हो गया क्लोटिंग साइट पे, जो क्लोटिंग साइट पे नहीं सॉरी डैमेज साइट पे, इसको अपन क्या बोलेंगे, डैमेज साइट। ठीक है, वहां पे क्या हो गया, प्लेटलेट्स आके चिपक गए, इसको अपन ने क्या बोला, इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, ये दोनों पाथवे जो होंगे, ठीक है, वो मिलके बनाएंगे प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर। क्या बनाया उन्होंने, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर। वो ये जो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर बना, ठीक है, ये किसको प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर को प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन ने क्या करा, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ किसमें, थ्रोम्बिन में। ठीक है, थ्रोम्बिन का मेन फंक्शन क्या है, थ्रोम्बिन का मेन फंक्शन है इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट करना। थ्रोम्बिन क्या करा, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, लूज फाइब्रिन थ्रेड्स। लूज फाइब्रिन थ्रेड्स। ठीक है, और लूज फाइब्रिन थ्रेड्स ने क्या करा, क्लॉट बना लिया। बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन बाय डैमेज सेल, जितने भी डैमेज सेल थे, जो डैमेज लाइनिंग थी, उन्होंने क्या निकाला, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाला। इधर से क्या हुआ, प्लेटलेट्स उठ जाके आके डैमेज साइड पे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, चिपक गए। उसके बाद क्या हुआ, इस प्रोसेस को अपन ने एक्सट्रिंसिक पाथवे बोला, इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला, इंट्रिंसिक पाथवे हुआ। इन दोनों ने, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे ने मिलकर क्या बनाया, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर बना लिया। प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर किसमें कन्वर्ट हुआ, इसको हम यूं बना देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर जो था वो किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोथ्रोम्बिन में। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हुआ, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन जो था वो कन्वर्ट हुआ फाइब्रिनोजन में, जो कि कैसा है, इनएक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है, इसका कोई फंक्शन नहीं है।
फिर फाइब्रिनोजन जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, लूज फाइब्रिन में। किसमें कन्वर्ट करा इसको, थ्रोम्बिन ने। और वो लूज फाइब्रिन जो थ्रेड्स थे उसने क्या बना दिया, अपने एक क्लॉट बना दिया। ये एक हमारी स्टेजेस है ब्लड क्लॉटिंग की, ब्लड क्लॉट कैसे होता है इसी प्रोसेस से। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस प्रोसेस को थ्रोम्बोप्लास्टिन बाय डेमेसेल इसको निकालने में ओनली सेकंड्स लगते हैं, 15 सेकंड के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। जबकि इस प्रोसेस को कितना लगते हैं, 3 to 6 मिनट्स, इसको सेकंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। अब क्या हुआ, ये ब्लड क्लॉटिंग की क्या हो गई, स्टेजेस हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो क्या होगा, जो हमारा क्लॉट होगा, जो हमारा क्लॉट बना था, ठीक है, फाइब्रिन का, वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्लाज्मा विथआउट क्लॉटिंग फैक्टर ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं, उसको हमने क्या बोल दिया था, सीरम बोल दिया था। ठीक है, तो सीरम तो जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, हमारा क्लॉटिंग फैक्टर बच जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो श्रिंक होने लग जाएगा। अब धीरे जैसे ही वो श्रिंक होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो वॉल्स उसके जो एजेस होंगे, ठीक है, जिसके हमारे इंजरी साइड के जो एजेस होंगे, वो श्रिंकनेस उसको भी क्या होगी, पास में ले आएगी। और क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारी वेसल थी वो क्या हो जाएगी, हमारी वो हील हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे इंजरी हुई थी वो क्या हुई, हील हो गई। वापस समझना क्या हुआ कि जो वो अपना क्लॉट था वो श्रिंक हुआ। श्रिंक कैसे हुआ, जो प्लेटलेट्स हो गए वो भी श्रिंक हो गए। ठीक है, उनमें से क्या हो गया, हमारा जो प्लाज्मा था वो निकल गया, लास्ट में क्या बचा, सीरम बचा। ठीक है, तो नहीं सॉरी, प्लाज्मा जो था वो निकल गया, उसके अंदर लास्ट में क्या बचा, क्लॉटिंग फैक्टर बचा। ठीक है, इसलिए वो श्रिंक हो गया। लास्ट में श्रिंक होने के बाद क्या होगा, वो जो उसके एजेस होंगे उसको क्या कर देगा, बिल्कुल पास में लाएगा, ऐसे हमारी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं हम कि जैसे हमारे ये रेड ब्लड सेल हो गया, ये व्हाइट ब्लड सेल हो गया, ये क्या हो गया, हमारा प्लेटलेट हो गया। तो जो थ्रोम्बिन जो अपने फाइब्रिन का नेटवर्क बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। जिसके अंदर क्या होता है, ये सारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, इसके अंदर गिर जाते हैं, या फिर इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, जितने भी अपने क्लॉट बनता है उसका क्या हो जाता है, श्रिंकनेस होती है। श्रिंक होने के बाद क्या होता है, ये सब सेल्स क्या होते हैं, निकल पाते हैं। ठीक है, ये हम इसकी रेड ब्लड सेल बोल दिया, इसको हमने व्हाइट ब्लड सेल बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, प्लेटलेट। ठीक है, ये काम हो गया अपना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट प्रोसेस जो बची है वो बची फाइब्रिनोलाइसिस। ठीक है, फाइब्रिनोलाइसिस मतलब क्या होता है, फाइब्रिनोलाइसिस मतलब सिंपल है, ब्रेक डाउन ऑफ क्लॉट। ठीक है, क्लॉट का ब्रेक डाउन करना। ठीक है, क्लॉट का ब्रेक डाउन कैसे होगा, ऐसे सिंपलर प्रोडक्ट्स में होगा। ठीक है, ऐसे सिंपलर प्रोडक्ट्स में होगा ताकि वो बाद में एक्सक्रीट आउट हो सके। ठीक है, अब इसका जो अपना एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे ब्लड वेसल्स जो कि हमारे डैमेज्ड है उनके द्वारा ये एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, निकाले जाते हैं। ये एक्टिवेटर्स प्लाज्मिनोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इन एक्टिवेटर्स ने क्या करा, प्लाज्मिनोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर दिया। और ये प्लाज्मिन जो हुआ वो क्या करा, फाइब्रिन बन के वेस्ट प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा।
अब हम बात करें कि कंट्रोल ऑफ कोएगुलेशन, इस कोएगुलेशन और क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है, हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। ये समझ में आया कि फाइब्रिनोलाइसिस क्या कैसे होता है, एक्टिवेटर्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस होता है जो कि कौन निकालता है, एंडोथेलियल लाइनिंग जो होती है डैमेज्ड वॉल्स की, ठीक है। उन्होंने एक्टिवेटर्स ने क्या करा, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करा, प्लाज्मिन ने क्या करा, उस फाइब्रिन को वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। कंट्रोल ऑफ कोएगुलेशन जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। एक प्रोसेस तो हमने सबसे पहले पढ़ी ली कि ब्लड क्लॉट हर जगह नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि प्लेटलेट कभी भी कहीं पे भी जाके स्टिक हो जाए, वहां पे हम प्लेटलेट प्लग्स बनाते हैं, ठीक है। ओनली वहां पे प्लेटलेट इकट्ठे होते हैं, स्टिक होते हैं, जहां पे क्या होता है, कोई भी एबनॉर्मल या कोई भी डैमेज्ड सेल लाइनिंग होती है या ब्लड लाइनिंग होती है, ठीक है। नहीं तो ऐसा क्या होगा, हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो जाएगा, ब्लड का क्लॉट जम जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ कोएगुलेशन, परफेक्ट स्मूथ लाइनिंग, ठीक है। डिसेबल्स या इसको हम लिखते हैं नॉट अलाउ टू फॉर्म द क्लॉट। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, ये जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो ज्यादा देर के लिए एक्टिवेट नहीं रहते, ठीक है। इनको एक्टिवेट कर देते हैं हमारे कुछ नेचुरल एंटी कोएगुलेटिंग फैक्टर, ठीक है, जो हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद होते हैं, लाइक हिपेरिन, ठीक है। ये क्या है, एंटी कोएगुलेंट है, ये ब्लड में क्लॉट होने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। क्या नाम हो गया इसका, हिपेरिन। दूसरा क्या था हमारा, एंटी थ्रोम्बिन। थर्ड, ये भी क्या है हमारा एक तरीके से नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है, जो कि क्या करेगा, इनको जो ऐसे फैक्टर जो कि एक्टिवेट हो चुके हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनको क्या कर देंगे, ये डीएक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अगर आज का टॉपिक पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा ब्लड ग्रुप के ऊपर होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।